माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 5 है जीवन की मौलिक इकाई, और इसमें हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? तो हमने केंद्रक तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। 5.2 का 4 है कोशिका द्रव्य। तो फ्रेंड्स, जब हमने प्याज की झिल्ली और मतलब हमारे गाल की कोशिकाओं की स्लाइड देखी, तो हमने उसमें क्या देखा था? इस तरह से देखा था। तब हमें क्या मिला? तो हमें मिला कि प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र है ना, जो ये क्षेत्र आप देख रहे हो, ये कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है ना। ये जो है वो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, और इस क्षेत्र में एक ये देख रहे हो हल्का धब्बा था, है ना। और इसके जो बाहर है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? तो इसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है ना। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, और इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक कोशिका अंगक के लिए मतलब ये कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। ये जो अलग अलग अंगक हैं, है ना, वो विशिष्ट कार्य करते हैं। उनका कार्य स्पेसिफिक कार्य होता है उनका, है ना। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, कोशिका अंगक ये क्या है? तो ये झिल्ली युक्त होते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो उसमें वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त जो झिल्ली युक्त अंग हैं वो भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, ठीक है। अब झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कैसे? तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, ओके। और इसमें मतलब जीवन के गुण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि यह किसी भी सजीव के शरीर में प्रवेश न कर जाए, ओके। और उसकी कोशिका में प्रवेश करके वो उसकी मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हुआ? ये कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। अब देखें 5.2 का 5 कोशिका अंगक। अब हम जानेंगे कि कोशिका अंगक क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसमें से उसमें जो स्थित पदार्थ हैं वो बाहर के वातावरण से अलग रहे, है ना। और जो बड़ी और जटिल कोशिकाएं हैं उनमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, और इनको उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जटिल संरचना और कार्य को सहारा देते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को अंगक कहा जाता है। मतलब कोशिकाओं की झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं ही अंगक कहलाती हैं, ओके। तो और ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें एक ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है उसको, है ना। और इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। और हमने पिछले पार्ट में देखा कि केंद्रक क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि कोशिका अंगक कौन कौन से। तो इसमें कोशिका अंगक में अंतर्द्रव्यीय जालिका, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी, है ना। ये सब क्या है? तो ये सब कोशिका के अंगक हैं, ओके फ्रेंड्स। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य जो होते हैं उनके, है ना, उनको करते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं 5.2 का 5 का फर्स्ट, मतलब कोशिका अंगक जो है, इसी को अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।
तो पहला है अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त संरचना है ना, नलिकाओं या मतलब झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का बहुत बड़ा एक तंत्र है, ओके, सिस्टम है। और ये लंबी नलिका या गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? तो नलिकाकार, गोल या आयताकार थैलों के रूप में होती हैं, ओके। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के जैसे ही होती है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों मतलब पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अंतःद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला है खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दूसरा क्या है? चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो खुरदरी है ना, अंतःद्रव्यीय जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमको खुरदरी दिखाई देती है। क्यों? तो क्योंकि इस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ओके। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अलग अलग भागों में भेज देता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। और ये कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिकीय झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ओके। कुछ प्रोटीन और वसा एंजाइम और हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। फिर भी विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं, पर ये सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं, ओके। हम ये जंतु कोशिका का डायग्राम देख रहे हैं और इससे हम समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है। तो ये आप देख रहे हो, ये सब क्या है? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देख रहे हो, ये एक जंतु कोशिका है। तो यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हो आप, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। अब आगे जैसे पढ़ते जाएंगे फिर ये समझते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्गी उपकरण, ये लाइसोसोम, ये क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली है, ओके। और ये जो आप देख रहे हो यही जो है वो कोशिका द्रव्य है जो इस चारों तरफ फैली हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये केंद्रक है और ये उसकी केंद्र की झिल्ली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं यही राइबोसोम है, ओके। और ये बड़ा सा जो गोला दिख रहा है ये लाइसोसोम, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आगे समझते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य जो पदार्थ है ना, मुख्यतः प्रोटीन, इसके परिवहन के लिए नलिका के रूप में ये काम करता है, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। फ्रेंड्स, इस वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, है ना, ये यकृत की कोशिकाओं में मतलब इनकी यकृत की कोशिका है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? तो ये विष और जो दवा है उसका निराविषीकरण मतलब जो उसका विषाक्त प्रभाव है उसको दूर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलिए 5.2 का 5 का सेकेंड है गाल्गी उपकरण। ठीक है, गाल्गी उपकरण बोलते हैं जिसको। फ्रेंड्स, गाल्गी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गाल्गी ने दिया था। और गाल्गी उपकरण कैसा होता है, तो ये झिल्ली युक्त पुटिका जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सटी रहती हैं। ठीक है, कहाँ है देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये झिल्ली जैसी संरचना है जो कि एक दूसरे के समानांतर सटी रहती है। ओके, तो यही क्या है, यही गाल्गी उपकरण है। फ्रेंड्स, इसे कुंडिका भी कहते हैं और इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है और इसलिए ये जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और इस काम के लिए मतलब इस काम में शामिल जो पुटिका है, मतलब जो गुच्छे हैं, है ना, उनमें पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उनको बंद करना ये शामिल है। और कुछ परिस्थितियों में गाल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनना ये उसका काम है। और ये इसके द्वारा गाल्गी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। पादप कोशिका का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये एक पादप कोशिका है। इसमें ये जो गोलाकार देख रहे हो संरचना, ये लाइसोसोम, ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, ये हरित लवक है, ये केंद्रक है, ये गाल्गी उपकरण, ये जो आप देख रहे हो प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका और ये कोशिका भित्ति। ठीक है, आपको पता है कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में उपस्थित होती है। ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर देख रहे हो आप, और ये जो है राइबोसोम, ये हरित लवक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फाइव 5.2 का 5 का तीसरा लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोम कोशिका का एक अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ठीक है, क्या है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। और लाइसोसोम क्या करता है, तो बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने मतलब उस और कोशिका को साफ करते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या भोजन और पुराने जो अंगक हैं, है ना, जो पुराने हो चुके हैं जो अंग, तो लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और कोशिका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम मतलब इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वे अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, और संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ओके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए। अब 5.2 का 5 का चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये कोशिका का बिजली घर है। ओके, और जीवन के लिए जितने भी आवश्यक जो रासायनिक क्रिया हैं उनको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती हैं, तो ये दोहरी झिल्ली होती है। मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको।
देख रहे हो आप, ये दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। बाहरी झिल्ली जो है वो छिद्रित होती है, मतलब इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, और भीतरी झिल्ली जो है बहुत अधिक वलित होती है। आप देख रहे हो ये मुड़ी हुई है, तो ये वलित होती है, और ये वाला एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही विशिष्ट अंग है, क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए होता है और क्या होता है, तो इसका अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। और इसलिए ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना प्रोटीन खुद बनाता है, ठीक है। 5.2 का 5 है, 5 का 5 प्लास्टिड। अब हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट मतलब श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड, ठीक है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है, सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न क्या होते हैं, पीले एवं नारंगी वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ये प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। फ्रेंड्स, प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं, ठीक है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, देखने में दिखा देती हूँ आपको प्लास्टिड क्या है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हो यही प्लास्टिड है, ठीक है। ये वाला, ये जो संरचना आप देख रहे हो यही प्लास्टिड है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो हरित लवक। और ये किस तरह होते हैं, तो ये देखने में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, और प्लास्टिड में क्या होता है, अपना डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 5.2 का 5 का 6 रसधानियाँ, ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। रसधानियाँ ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, ओके। और जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, ओके, बहुत बड़ी होती हैं। और पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं के केंद्रीय रसधानी की मतलब उसकी आकार मतलब आयतन उसका 50% से 90% तक होता है। रसधानी का भी चित्र हम देख लेते हैं। ये जो आप बड़ा सा भाग देख रहे हो यही रसधानी है, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ओके। और ये कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। और पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ से रसधानी मतलब बहुत से आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक कोश की जीवों जैसे अमीबा की खाद्य उसकी रसधानी में उसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। कुछ एक कोश की जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ क्या करती हैं, तो अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने जाना कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वो विशिष्ट काम जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली और अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। और यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। जैसे कि हमने चैप्टर का नाम ही देखा कि जीवन की मौलिक इकाई, तो ये
इस चैप्टर को पढ़ के हमने जान लिया कि किस तरह से ये जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको। आप ऐसे 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिसका अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। और एक क्वेश्चन और है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट में देखा कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। सुनते जाइएगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। ये पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण में नियमित करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोशिका झिल्ली कोशिका का पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई बैक्टीरिया को अल्प पराशरणदाबी घोल मतलब माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखा हमने, यूकेरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, फिर देखा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोश की परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। फिर देखा गाल्जी उपकरण, तो गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है और यह कोशिका में बनने पदार्थों का संचय, रूपांतरण और पैकेजिंग करता है। फिर हमने जाना कि अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि प्लास्टिड होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट, इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो संचय करना है। क्या संचय करना, वसा का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा हमने अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्र की रसधानी होती है और यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। ओके, फिर लास्ट हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते और उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। तो ठीक यहाँ पे हमने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। तो हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो 6th चैप्टर है वो कल से देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं काफ़ी लोग पर लाइक नहीं करते, है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और एक दूसरे को शेयर किया कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।